जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है 2G तक कि पूरा देश थक गया है देखते थे। सर कोविड-19 अगर विफलता नहीं है, कोविड-19 अगर आपदा नहीं है, तो हमें इस डिजास्टर बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था कि मोदी टीका कर कर लोगों को रोक रहे थे, और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठे, ट्वीट भी नहीं किया। He has acknowledged that there was in India before 2014 also. Answer reveals. There was India also before 1947. लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार यानी संसद की कार्रवाई का दिन। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज कामकाज हुआ, सवाल पूछे गए, बिल पर चर्चा हुई और बिल पास भी हुए। खूब बहस भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए और एक दूसरे की तारीफें भी हुई। चर्चा 2014 के पहले के भारत और 1947 के पहले के भारत पर भी हुई। पूछा गया कि एआई के इस जमाने में अमेरिका के पास चैट जीपीटी और चाइना के पास डीप सीक है, लेकिन भारत के पास क्या है? इसका जवाब भी आया। सवाल आर्थिक समानता का भी उठा और राशन वितरण के दौरान खाद्यान्न की बर्बादी का भी। नमस्कार, गौरव श्यामा पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने संसद में क्या क्या किया। शुरुआत राज्यसभा से। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से जय श्री राम के नारे लगे तो विपक्ष की ओर से जय संविधान के नारे लगाए गए। कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में नोटों की बरामदगी के आरोपों को गंभीर बताया। कहा कि अगर न्याय हो रहा है तो न्याय होते दिखना भी चाहिए। दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। प्रमोद तिवारी को रोकते हुए जगदीप धनखड़ ने सीजीआई की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें कि बीते दिन यानी 24 मार्च को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने नेता सदन और विपक्ष के नेता यानी दोनों को बुलाया और कानूनी पेज के बारे में समझाया, लेकिन बाकी सारे फ्लोर लीडर्स यानी और जो पार्टियों के नेता हैं उनके साथ भी इस पर चर्चा करें, नहीं तो ये रहस्य रह जाएगा कि आखिर इन दोनों को बुलाकर क्या समझा दिया। इसके बाद शून्यकाल की शुरुआत हुई। आप सांसद राघव चड्ढा ने पूछा कि अमेरिका के पास चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रोक है, चाइना ने सबसे ज़्यादा क्षमता वाला एआई मॉडल डीप सीक तैयार कर लिया है, लेकिन इस एआई के युग में भारत कहां पर है? एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रोक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र 0.5% ही हासिल किया। सर, यह बात तो सत्य है कि यूएस और चाइना के पास एआई में एक हेड स्टार्ट है 4-5 साल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में, एकेडेमिया में और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर, भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा भारतीयों से बनता है सर, जहां 4.5 लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सर, इंडिया रैंक्स 3rd इन हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका मतलब यह है सर कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने सार्वजनिक वितरण के दौरान बर्बाद होने वाले खाद्यान्न का मुद्दा उठाया। हमारे देश की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सप्लाई होने वाला करीब 28% अनाज
बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाता। इस लीकेज की वजह से सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह तकरीबन 20 मिलियन टन गेहूं और चावल है, जो कि देश की काफ़ी आबादी का पेट भर सकती है। यह अध्ययन 2022-23 के बीच हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और FCI की मासिक ऑफटेक रिपोर्ट के आधार पर है। मेरा प्रश्न है कि सरकार इस गंभीर लीकेज और नुकसान को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या लीकेज को रोकने के लिए कोई तकनीकी सिस्टम जैसे कि रियल टाइम ट्रैकिंग या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने पर विचार किया जा रहा है? जवाब में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण का काम केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। भारत सरकार का काम गोदाम तक राशन पहुंचाने का होता है, इसके बाद राज्य का काम है। The National Food Security Act provides the coverage up to 75% and 50% in urban areas. There is a, मैंने जैसे कहा, still there is a scope for the around 79 lakh within the, ये कुछ भी नहीं करते हैं तो भी 80 लाख अभी भी वैकेंसीज अवेलेबल है। लेकिन जहाँ तक लीकेज का और जिस गरीब को पहुंचना चाहिए अगर वो पहुंच नहीं रहे, तो हमारे तो काम है, जो गोडाउन रहता है, स्टोरेज पॉइंट रहता है, वो स्टोरेज पॉइंट तक पहुंचाना भारत सरकार का काम है। बाकी जो है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्योंकि ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करना है। और कल ही मीडिया में आया है, कर्नाटक के हावेरी में इतनी बड़ा मात्रा में चोरी करके वो राइस लेके जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्टली सभी, एक कल ही आया है, इसी में जिक्र कर रहा हूँ, कई राज्यों में भी हुआ होगा, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है और टारगेट जिसको हमने किया है उन लोगों को पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट। इस बीच जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री के जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में सरकार ने पहली बार माना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के तहत 2014 से पहले भी मुफ्त में राशन यानी खाद्यान्न का वितरण किया जाता था। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने टोकते हुए कहा कि जयराम जी, इसे तो आपको एप्रिसिएट करना चाहिए। जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि ये जवाब का एप्रिसिएशन ही है। उन्होंने ये तो माना कि 2014 से पहले भी भारत था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने फिर से टोकते हुए कहा, जयराम जी, भारत 1947 के भी पहले से था। Or removed from his assignment because of this admission that he has made for the first time in 11 years that the government has acknowledged that the National Food Security Act 2013 free of cost food grains are distributed to beneficiaries. You should appreciate the Sir, minister for my saying question, no, this is an appreciation of the answer. He has acknowledged that there was an India before 2014 also. Sir, the answer reveals. There was India also before 1947. Yes, sir. We have a long history. आगे जयराम रमेश ने पूछा कि 2021 की जनगणना कब होगी ताकि सभी वास्तविक पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। जवाब देने के लिए प्रहलाद जोशी खड़े हुए तो इंडी और इंडिया गठबंधन यानी नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई कि इंडिया कहें या इंडी कहें। सर, मैं जयराम रमेश जी को और पूरा ये यूपीए के लोग बैठे हुए उनको कहना चाहता हूं, तो अभी इंडी हो गया, इंडिया भी नहीं है। देखो, वो पॉलिटिक्स में पढ़ो मत। आप ही लोग कहा है हम कांग्रेस का नेतृत्व तो मानेंगे नहीं, आप ही लोग कहा है। हम तो ये नहीं बोलना चाहते, हम पॉलिटिक्स में इसमें। अरे जॉन बेटा जी, आप तो कृपया बात मत करो। और कांग्रेस से, मैं कल केरल से आया हूं, कांग्रेस से कितने आप लोग लड़ रहे हैं मैं जानता हूं। प्रहलाद जोशी ने जयराम रमेश के दावे को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव से कुछ समय पहले ही यूपीए कानून पास करके चली गई थी, उसे लागू मोदी सरकार ने किया। एक तो 2014 से पहले के बात उन्होंने किया है, लेकिन अगर इस एक्ट के बारे में, बिकॉज ही इज रेफरिंग टू द 2013 एक्ट, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 2014 के मार्च अप्रैल में चुनाव था, उससे ठीक पहले, एक महीने पहले ये लोग करके चले गए। बाद में जो भी राज्य इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो भी एक्ट में फ्री नहीं है, अश्योर्ड फूड सिक्योरिटी सेफ्टी है,
लेकिन इसमें जो एनएसएफ एक्ट में है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ है। हम फ्री में बांट रहे 81 करोड़ लोगों को। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनगणना न होने की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है कि 2021 के सेंसस पब्लिश नहीं होने के वजह से, सॉरी 2021 सॉरी, तो नहीं होने की वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको अनाज नहीं मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, इन्हों करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं। और एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए, वो भी कर्नाटक के हैं। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक दूसरे के प्रति जो सम्मान दिखाया उसे पिछले दिनों का हाल देखते हुए दुर्लभ कहा जा सकता है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाहर हम और खड़गे जी एक ही हैं, तो सभापति ने पूछा कि यहाँ फिर इतना नाटक क्यों? सर, मैंने जयराम जी और खड़गे जी का सरकार है इसलिए आप कर्नाटक में कर दो, ये मैंने कहा हूं। और सिर्फ जयराम जी और मैंने, खड़गे जी और हम बाहर, हम भी एक ही है सब। सर, दूसरी बात क्या है, तो मतलब यहाँ पर नाटक है बाहर एक है, बाहर तो दोस्ती रहता है ना सर। सर यहाँ भी दोस्ती कर लो। राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने इस विधेयक के जरिए संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगाया। डांगी ने नोटबंदी और कोविड प्रबंधन को भी आपदा बताया तो हंगामा शुरू हो गया। जो पैदा हुई इस वक्त, नोटबंदी भी एक आपदा का ही रूप रहा, जिसको सुनो यार, क्या है विषय पर मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूं। मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूं। वो विफलताएं रही पर ही बोल सकते हैं। मैं आपदा ही बता रहा हूं। वो कोविड का विफल प्रबंधन केंद्र की सरकार का रहा, जहां सरकार को चाहिए था कि कुशल प्रबंधन कोविड-19 का होता। और मैं ऑलरेडी कोविड-19 आपदा प्रबंधन संबंधित विषय नहीं है। बहुत खूब। आप विफल हो गए, ये तो उसे प्राकृतिक विपदा सर, पर कोविड-19 अगर विफलता नहीं है, कोविड-19 अगर आपदा नहीं है, तो हमें इस डिजास्टर बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर कोविड-19 जैसी महामारी देश में नहीं आई होती तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस विधेयक के ऊपर आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते। जवाब आया भाजपा सांसद बृजलाल की ओर से। यूपीए सरकार के दौरान हुई आतंकी घटनाओं को भी उन्होंने आपदा ही बताया। बड़ा बार कहा नोटबंदी पर, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं तथ्यों पर ही बोलता हूं। और उसमें और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक, ये भी आपदा है महोदय, जो यूपीए सरकार में आया करती थी। 26/11 हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए। महोदय, 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया। दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े नेता। और महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस अटैक में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा विषय। जी हाँ, तो ये आपदा बोल रहा हूं सर। तो ये भी जो है टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है जो इसमें शामिल किया गया। आखिर में अमित शाह चर्चा का जवाब देने के लिए आए। अमित शाह ने सदन के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त किया कि यह विधेयक राज्यों के खिलाफ नहीं बल्कि आपदा के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। अमित शाह ने कहा कि कई सदस्यों ने पक्षपात का आरोप लगाया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो 2005 में यूपीए सरकार के बनाए कानून की वजह से होता है। अमित शाह ने यह भी बताया कि संशोधन की जरूरत क्यों है। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ
जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान उठे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोविड का प्रबंधन दुनिया में हमने सबसे बेहतर तरीके से किया। दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने करा। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की। कई ऐसे रोग हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उसका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल 2-2 पीढ़ियां निकल गई। हमने एक ही 2 साल में टीका बनाया भी, 130 करोड़ लोगों को लगाया और 2-2 टीके लगाए। और टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में मान्यवर कहीं नहीं हुआ होगा। मान्यवर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। अमित शाह ने कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करते थे वो रात के अंधेरे में टीका लगवा कर आ गए। हमारे राज्य में टीका नहीं मिला। टीका तो हम सबको देते थे, लगाने में राजनीति होती थी। मोदी टीका कर लोगों को रोक रहे थे, और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठे, ट्वीट भी नहीं किया, जनता को गुमराह कर। अमित शाह ने पीएम केयर फंड और पारदर्शिता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। जाकिर नाइक और चीनी संगठनों से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिलने का जिक्र किया। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया दिखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब PSU भी फंड करते थे, कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के NGO से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था मान्यवर। ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। अमित शाह के जवाब के बाद आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा से पास हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। राज्यसभा से अब चलते हैं लोकसभा की शुरुआत हुई प्रश्नकाल के साथ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और DMK सांसदों ने मनरेगा के बकाया फंड को पूरा देने की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, चाहे तमिलनाडु हो या फिर बंगाल, मोदी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मनरेगा के लिए स्वीकृत 86,000 करोड़ में से 85,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ऐसा मंत्री जी का कहना है। तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं, और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्षी सदस्य वेल में स्पीकर की कुर्सी के सामने इकट्ठा हो गए। स्पीकर ने मान मनोबल की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने ने कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणियों का मुद्दा उठाया। बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं।
कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या दो लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। इसके बाद वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद लोकसभा से वित्त विधेयक पारित हो गया। वित्त विधेयक के बाद बॉयलर विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल चर्चा का जवाब देने आए। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी से इसकी तुलना को बेबुनियाद बताते हुए दूर दूर तक इसका कोई संबंध न होने का दावा किया। 4 सांसदों ने विपक्ष से बार बार भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात की। मैं हैरान हूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी बॉयलर बिल में कहां से आ गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो मूल कारण था वो था कि गैस टैंक जो मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर करता था उसमें लीकेज हुई थी, उसका प्रेशर में तकलीफ आई और वो लीक हुआ था क्योंकि उसमें शायद पानी घुस गया था मेंटेनेंस के समय, और बाकी कोई कारण होंगे वो तो जो जांच कमेटी उसमें बैठी उसने देखा ही होगा। लेकिन इसका बॉयलर से दूर दूर से, कोसों दूर से कोई संबंध नहीं है। बॉयलर होता है जहां पे स्टीम का इस्तेमाल करके हीट जनरेट होती है और उस हीट से या तो फर्नेस चलती है या अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अच्छा रहता अगर थोड़ी और जानकारी या बिल का जो व्यापक स्वरूप है इसको भी कुछ मान्य सांसद जिन्होंने बेबुनियाद बातें की हैं वो उसको अच्छी तरीके से समझते। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उसने कुछ प्रावधान बनाए, लेकिन जब विपक्ष में चली गई तो उन्हीं प्रावधानों का विरोध करने लगी। अध्यक्ष जी मजेदार बात देखिए, अरे ज्ञान लो 72 से 99 27 साल तक कांग्रेस की सरकारें लटकाती पटकाती रही। खैर वो भी छोड़ दो। 99 में अटल जी जो प्रावधान कांग्रेस के समय तय किए गए थे उसको लोगों से चर्चा करके उसको सदन में पेश किया, कैबिनेट ने 2000 में अप्रूव किया और उसको राज्य सरकारों से चर्चा करके उसको सदन में जब पेश किया तो आपको हैरानी होगी कि उस समय कांग्रेस जो विपक्ष में थी खुद के बनाए हुए प्रावधानों को उन्होंने अपोज किया। यानी जब वो सरकार में थे तो कुछ सुझाव अच्छे लगे, पेश किए, पास नहीं करने की क्षमता थी। अटल जी को लगा कि मुझे लगता है कि लगा होगा कि भाई कांग्रेस से बनाए तो जरूर समर्थन करेंगे, पर उन्होंने उसी को अपोज कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों की ओर से बिल में नारेबाजी हुई और फिर सब सदन से वॉकआउट कर गए। जब पर्दाफाश हुआ आपकी नाकामियों का तो आप भाग गए। आप पे इतनी हिम्मत नहीं है कि असलियत को सुन सके। सर इस प्रकार से भागने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती। इनकी नाकामियां देश ने देखी है और इनकी नाकामियों का पर्दाफाश बार बार।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जवाब के बाद बिल लोकसभा से पारित हो गया। साथ ही सदन की कार्रवाई भी अगले दिन यानी 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और यहीं स्थगित करेंगे हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड को भी। इस पूरी प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की मेरी साथी निवेदिता ने। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबर गांव के साथ।